सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत के वरिष्ठ और बहादुर पत्रकार अंबर जैदी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस बात का यकीन रखें कि 6 अप्रैल को, 31 को या 1 को ईद है और अभी 24 या 48 घंटे के अंदर 32 लाख मुसलमानों को ये उपहार जो है वो मिल जाएगा। 24, 48, 72 घंटे के अंदर ईद से पहले। और ठीक 5 दिन के बाद रामनवमी है और उसकी यात्रा निकलेगी। मैं और आप दोनों डिबेट पर होंगे और हम यही बता रहे होंगे कि अभी तो मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों को उपहार दिया, फिर आपने कैसे पत्थरों की बारिश कर दी, फिर आपने कैसे चप्पलों की बारिश कर दी, उपहार तो ले लिया था आपने, फिर कैसे ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुसलमान आपस में मुसलमानों को नफरत करता है, कभी फिरके के नाम पर, कभी अच्छे और बुरे के नाम पर, कभी पुरुष और महिला के नाम पर, कभी शक्ल सूरत के नाम पर, कभी शिया और सुन्नी के नाम पर, कभी वहाबी और अहमदी के नाम पर, कभी कब्रिस्तानों के नाम पर, कभी मज़ारों के नाम पर, कभी करबला के नाम पर, उसी तरीके से फिर से हम वही दृश्य देखेंगे। क्योंकि कुत्ते की दुम आप जितने जन्म भी गाड़ दीजिए वो निकलती टेढ़ी ही है भैया, वो कभी सीधी नहीं निकलती है। तो ये टेढ़े की बात की है तो मुझे एक अभी कल परसों का एक इंसिडेंट याद आ गया जिसमें कर्नाटका में एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन थी। हुदा स्कूल था, हुदा पब्लिक स्कूल। उसमें एक बच्ची ने जो साइंस एग्जीबिशन में मॉडल प्रेजेंट किया, उसमें 2 कब्र, मतलब ऐसे 2 जनाजे लगाए, 2 शव रखे, एक बुरके वाली का मॉडल लगाया और एक गुड़िया जो स्कर्ट पहने हुए, फ्रॉक। और उसमें जिसने फ्रॉक और शॉर्ट कपड़े पहने हुए तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े और बिच्छू सांप बनाए हैं, और दूसरी के ऊपर फूल, यानी कि उसको जन्नत मिली। एक को जन्नत, जिसने बुर्का पहना वो जन्नत, और जिसने स्कर्ट या फ्रॉक पहना है उसको दोज़ख। अब सवाल ये है कि साइंस एग्जीबिशन में सबसे पहले तो इस तरह के अजाब कब्र मॉडल प्रेजेंट करना और उस पर स्पीच भी देना, बाकी वो 9 साल की बच्ची जो जिस तरह की वो स्पीच दे रही है, इसको अप्रूव किसने किया? पहले तो साइंस एग्जीबिशन मॉडल में स्कूल पे सवाल उठता है, प्लस फिर बच्ची को जो सिखाया गया उस पे भी सवाल उठता है, और फिर उस पर डिबेट स्टार्ट होती है तो कहते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं, छोटी बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं। ये नफरत कहाँ जाके रुकने वाली है? ये कहाँ जा रहे हैं? राइट टू चॉइस को आपने साइंस एग्जीबिशन में डाल दिया, ये कहाँ जाके रुकने वाला है? देखिए, 4 क्लास की बच्ची ने जिस हिसाब से एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट जो रेडी किया, उसमें उसने आतंकी मानसिकता का दृश्य दिखाया। उसमें उसने हिंदू, मुस्लिम और मॉडर्न लड़कियों को कहीं ना कहीं डिफेम और मलाइन किया। उस साइंस एग्जीबिशन के उस प्रोजेक्ट में मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दिया कि उसमें कोई साइंस था। मुझे तो कहीं से भी नहीं दिखाई दिया। वही तो मुझे सबसे पहले साइंस कैटेगरी में अप्रूव किसने किया? मैंने इस बात के इसको अप्रूव किसने तो किया? मुझे ऐसा, देखिए, मैं इस बात को लेकर के सुबह में भी 2 चैनल्स पर मैं डिबेट पर थी अंबर, और मैंने एक ही बात कही कि मुझे अफसोस होता है उस माँ बाप पर जो अपनी मानसिकता का भार, अपनी सोच, अपनी आतंकी सोच का भार अपने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के मत्थे जड़ देते हैं। उस प्रोजेक्ट में मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ और मुझे याद है कि क्लास 8 तक मैं अपने बेटे के प्रोजेक्ट में हेल्प किया करती थी और मैं प्रोजेक्ट उसका बनवाने में बैठे रहती थी। इवन मैं उसको पार्टिसिपेट करती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो कोई भी बच्चा जो 4 क्लास का है वो जब प्रोजेक्ट बना रहा होगा तो वो तो घर पे ही बना रहा होगा, और घर पे जब बना रहा होगा तो इतनी छोटी बच्ची का या तो उसके ट्यूशन टीचर ने उसका हेल्प किया होगा, या तो बड़े भाई बहन ने हेल्प किया होगा, और या तो खुद पेरेंट्स ने हेल्प किया होगा। तो क्या पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि उसी वक्त उस बच्ची को रोका जाए कि ये तुम क्या बना रही हो? और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि 4 क्लास की बच्ची के दिमाग में ये आ ही नहीं सकता है। उसके दिमाग में ये डाला गया था कि तुम इस तरीके से बना करके लेकर जाओ। अब इसमें 3 बातें आती हैं। एक, कि उस स्कूल पर इमीडिएट जांच होना चाहिए और स्कूल पर ताला मार देना चाहिए जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए।
क्या पता वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो, युक्त हो वो स्कूल। दूसरा, माँ बाप को तुरंत अरेस्ट करके उसका इंटरोगेशन स्टार्ट करना चाहिए कि आपने अपने बच्चे के प्रोजेक्ट में आपने किस तरीके से मशवरा किया, आपने किस तरीके से इसमें साइंस देखा, और आपने अगर हेल्प किया तो ये कौन सी मानसिकता दर्शाने की आपने कोशिश की अपनी बच्ची के द्वारा। तीसरा, उस 4 क्लास की बच्ची को काउंसलिंग कंप्लीट करवाने के लिए कम से कम 3 साल होम में रखवाना चाहिए, ताकि उसके दिमाग से ये जाति, धर्म, मजहब और ये कट्टर पंथ जो है वो निकल जाए। मैं एक चीज और महत्वपूर्ण बात अंबर आपसे कहना चाहूंगी कि हमने पहले भी देखा था मुस्कान, और वही कर्नाटका, वही केरला घूम फिर करके आता है जहां पीएफआई पनपता है, पाला जाता है और पोसा जाता है, रोटी और बोटी दी जाती है पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को। आखिर हर चीजें केरला और कर्नाटका से ही क्यों आती हैं? देखिए, मुस्कान ने जब हिजाब के पक्ष में बात किया था तब मैं भी बहुत एक्टिव थी न्यूज पर, आप भी बहुत एक्टिव थी, तो उस वक्त भी हम लोग कितने मतलब कंफ्यूजन में हुआ करते थे कि भाई कुरान का जब पहला वर्ड इकरा का है तो ये कुरान की पहली आयत को नजरअंदाज करके ये हिजाब पर कैसे आ सकते हैं, जबकि कोर्ट को भी ये लोग साबित नहीं कर पाते हैं कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। ये कोर्ट को भी नहीं साबित कर पाते, इवन पूरी दुनिया के कोर्ट को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब आती है दूसरी बात कि कुछ ही दिन के बाद हमें पता चला कि मुस्कान जो है वो अलकायदा के चीफ की रखेल है, और आज मुस्कान कहीं नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका में जब वो हिजाब का मामला मुस्कान का उठता है तो वहां पर सिर्फ पिटीशन जाता है पासओवर का, सिर्फ पिटीशन जाता है कि कोई और डेट दे दिया जाए, और बजाफ्ते पिटीशन पर लिखा रहता है कि लंबा डेट दीजिए, 2-2 साल का डेट लिया जाता है। तो आकर दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया कि मुस्कान ने जो कुछ भी किया था वो अलकायदा के कहने पर किया था, और पाकिस्तान से मरियम नवाज ने मुस्कान का बहुत गुणगान गाया था। तो उसी तरीके से जहां तक मुझे अंदेशा है कि इस बच्ची के माँ बाप भी अलकायदा से या पीएफआई से या ऐसे किसी आतंकी पाकिस्तानी संगठन से जुक्त हैं, जिन्होंने अपने बच्ची के माध्यम से जानबूझ करके ये दर्शाने की कोशिश की है। और हम और देश में, हमारे भारत देश में ऑलरेडी औरंगजेब को लेकर के एक आतंकी माहौल बना हुआ है, उसको और भी मतलब और भी ज्यादा प्रोवोकेट करने की कोशिश की है, प्रोवोकेशन देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर काम करने की पुलिस को जरूरत है, और एक अलग से सरकार को एसआईटी कमेटी बैठाने की जरूरत है, और इमीडिएट पुलिस को स्कूल को ताला लगाने की जरूरत है, और माँ बाप को अरेस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब सवाल ये है कि केरला, कर्नाटका, जहां पर लिटरेसी रेट इतना ज्यादा हाई है, वहां से इस तरह की चीजें आती हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान पढ़ेंगे लिखेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पढ़ लिख कर भी वही सारी चीजें कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको मतलब पॉलिटिकली तो मुसलमान टोटली भारत में इरेलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन अब इस तरह की चीजें बार बार सामने आती, कभी हिजाब बुर्का, अज़ाब कब्र का मॉडल, कभी आप औरंगजेब पे लड़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सब करके फिर आप विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। कोएग्जिस्ट भारत में करने के लिए मुसलमान रेडी क्यों नहीं आज भी 77 साल बाद भी? क्यों मसला आ रहा है, क्या परेशानी है? मैं परसों देख रही थी कि एक मौलाना साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने कहा है कि एक आयत पढ़ करके बिजली के मीटर पे फूकिएगा। ठीक है। और कल मैं देख रही थी कि एक लड़का है वो खड़ा होकर के कह रहा है, और एक मौलाना साहब की तस्दीक आई है उस पर, पूरी इस्लामिक प्रीच आई है कि खतना होने से कैंसर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ट्रिलियन लोगों की आबादी होगी, जो बौद्ध धर्म में होंगे, जो जैन धर्म में होंगे, जो सिख धर्म में होंगे, जो हिंदू धर्म में होंगे, जो क्रिश्चियन धर्म में होंगे, जो यहूदी धर्म में होंगे, वो तो अपना खतना नहीं करवाते हैं। तो क्या सबको कैंसर हो चुका है? अब मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा होता है, और 40 की उम्र के नहीं, लेकिन ये दकियानुसी बात ही है ना, ये दकियानुसी बात ही है ना कि खतना होने से कैंसर नहीं बोल रहा है। तो अब मतलब हमारे भारत में तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी, तो क्या सबको कैंसर हो रहा है? अच्छा, अब आती है तीसरी बात कि ये कहते हैं कि बच्चे जो है अल्लाह की देन है, और बच्चे जितने होंगे हम करेंगे, और जैसे ही इनको फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे ही महंगाई बढ़ती है, ये कहते हैं देखो मोदी बहुत खराब है, महंगाई बढ़ा रहा है। अरे जब बच्चे अल्लाह की देन है, और जब अल्लाह ने तुमको ये वायदा किया है, नीचे उतर करके आ करके तुमको वायदा दिया है कि तुम बच्चे धड़ल्ले से पैदा करते रहो, हम खिलाने पिलाने वाले हैं, तो फिर ये महंगाई का बिल भी फाड़ो अल्लाह पाक पर ना।
ये फाइनेंशियल अल्लाह की क्राइसिस महंगाई भी है, झेलो फिर। ये बिल भी फाड़ो अल्लाह पाक पर। तो मुझे देखिए ऐसा लगता है, देखिए अंबर, मैं और आप बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से भी आते हैं और बड़ी से बड़ी जगह पर और छोटी से छोटी जगह पर भी हम बैठते हैं। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक के वक्त में एक मुसलमान जज थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के जजमेंट पर साइन नहीं किया था। तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षित होते हैं क्या वो इस्लाम से ज्यादा संविधान को मानने लगते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे पैनलिस्ट जो वकील हमारे साथ बैठते हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं तो वो संवैधानिक बात को साइड रख करके, परे रख करके, वो इस्लामिक बातों पर ज्यादा हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, इस्लामिक बातों पर ज्यादा बहस करने लगते हैं। जब हम उनको संविधान और भारत देश का आयन बताने भी लगते हैं, कानून बताने भी लगते हैं, तो फिर वो हमें गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बात शिक्षा की नहीं है और बात ये 77 साल हो गए उसकी भी नहीं है। बात है कि इनकी रगों में चीजें ऐसी पेवस्त की गई हैं, इनके एक एक रग के एक एक नस में इस्लाम ऐसे डाला गया है कि ये इंसानियत नाम की चीज या एकता नाम की चीज या ह्यूमैनिटी नाम की चीज को बिल्कुल भी अपफ्रंट में रखना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने ठान लिया है कि जो मौलाना साहब हमको बोले हैं हम वही करेंगे, हालांकि ये कुरान का पन्ना भी नहीं खोलते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के जिस जज ने ट्रिपल तलाक के जजमेंट पर साइन नहीं किया था, क्या वो जज अल कुरान नहीं पढ़ा था? उस अल कुरान के सूरे तलाक में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्तों की आमद नहीं होती है। जिस घर में तलाक होता है उस घर के हर एक व्यक्ति से अल्लाह सुभान नाखुश हो जाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद नाखुश होते हैं। और अल कुरान का सूरे तलाक ये भी बताता है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर का रिस्क, रोजी, दौलत कम हो जाती है और शैतान बहुत खुश होता है। तो अगर वो उस जस्टिस ने कम से कम अल कुरान का लिहाज रखा होता तो भी वो जजमेंट पे साइन कर देते कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब नहीं होना चाहिए। लेकिन ना ही उस जस्टिस ने अल कुरान का लिहाज रखा और ना ही वो जस्टिस होने के बाद काले कोट के साथ उन्होंने संविधान का लिहाज रखा। अगर उन्होंने किसी की बात मानी और किसी का लिहाज रखा तो ये दाढ़ी टोपी वाले मौलानाओं का ही लिहाज रखा। तो इट्स नॉट मैटर कि वो कितने शिक्षित हैं और कितने जाहिल हैं, उनको बचपन से जो समझाया गया है, जो मुल्लाओं ने समझा दिया है, वो उसी पर टिके रहना चाहते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें तो पाकिस्तान तक में ट्रिपल तलाक जैसा कानून नहीं था, मतलब इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। उसके विरुद्ध में ही इनफैक्ट कानून है कि अगर इस तरह का आप कुछ करते हैं तो कार्रवाई होगी। और ये बात भी सही है, बड़े सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, सिर्फ जज साहब ही नहीं, हजारों लाखों एग्जाम्पल ग्लोबली मिल जाते हैं जहाँ पर पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं तो आतंकवादी हैं, साइंटिस्ट हैं तो भी आतंकवादी मिल रहे हैं। और इस तरह के बड़े आफिया जो पाकिस्तानी थी, जो यूएस में जिन पे सजाएं हैं, पाकिस्तान उनको वापस लाने के लिए काफी समय से लगा हुआ है। ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ऐसे में फिर जब सवाल कोई आप पे करता है तो फिर इस्लामोफोबिया भी आ जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जो आपने धरने वाली एग्जाम्पल दिया जिसमें बस वो लड़की बोले ही जा रही है हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप, पूछते पूछते थक गया, क्या हस्तक्षेप बता हस्तक्षेप हो रहा है, हस्तक्षेप वो हस्तक्षेप भी मतलब बेचारी बोले जा रही है। अब उसको इतना ही बताया था कि हमारे यहाँ हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्या हस्तक्षेप हो रहा है वो उसको बेचारी को पता नहीं। वो बोल रही है कि मैं एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ, 18 साल की हूँ। अब ये देखिए, बच्चों को आप बहका रहे हैं और बस ये बोल रहे हैं कि हस्तक्षेप हो रहा है। क्या हो रहा है ये तो बता दो। स्वरा भास्कर क्यों बन रहे जा रहे हैं सारे के सारे, वो स्वरा भास्कर से इंस्पिरेशन मिल रही है सबको। और 2-4 लड़कों को तो उसमें मैंने देखा कि उसको अमेंडमेंट पढ़ना नहीं आ रहा था, वक्फ पढ़ना नहीं आ रहा था। अच्छा, और भी प्रकाष्ठा वाली बात आप देखो, शर्म से नजरें झुक जाती हैं हम जैसे शिक्षित महिलाओं की, क्योंकि हम दोनों भी मुसलमान हैं। उर्दू भी पढ़ना नहीं आ रहा था। उर्दू तो किसी को आती ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आती है उर्दू। जो मदरसे में पढ़े, ना इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, ना हिंदी पढ़ पा रहे हो, ना उर्दू पढ़ पा रहे हो, ना अरबी से पढ़ पा रहे हो, तो भाई पढ़ते क्या हो फिर मदरसे में? पढ़ते लिखते तो फिर अलग ही काम कर रहे होते ना कोई ढंग के। हाँ, ये 500 रुपया और एक डब्बा बिरयानी और एक फैंटा के बोतल पर धरना पे थोड़ी बैठता करके, या बैठती पूरे में ढंग का कोई अपने ऑफिस छोड़ के, काम धंधा छोड़ के थोड़ी ना कोई सड़क पे आके टोटली अग्री। अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये जो भी कहो ये अच्छा बिजनेस है। मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट बहुत सारा है। 500 रुपया 2-4 घंटे बैठने का,
एक बिरयानी का डब्बा और एक फैंटा का बोतल। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें देखकर बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया भर में हम भारत की बात करें, भारत में एक ऐसी सोसाइटी है जो छोटे बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट और ये सारी चीजें बनाना सिखाती है। और छोटी उम्र के 8, 9, 10, 11, 12, 14 साल के बच्चे स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं हमारे देश में, भारत में। लेकिन हमारे मुसलमान समाज के बच्चे, 9 साल की बच्ची आजाब कब्र का मॉडल पेश करती हैं साइंस एग्जीबिशन में। ये मुसलमान समाज की हकीकत है। आप धर्म और इस तरह की खबासत को इतना ज्यादा प्रेजेंट और प्रमोट करते हैं, हर जगह हर चीज उसी नजरिए से, उसी चश्मे से देखते हैं, तभी ये हालात है। इन हालातों में बैठे हैं, इतना पीछे हैं। तारिक अंकल बोला करते थे कि सुई तक इन्होंने आज तक इजाद नहीं की। इजाद तो कुछ की नहीं, बल्कि तोड़ना फोड़ना और उड़ाने के ही चक्कर में रहता है। हर चीज का आनंद भी लिया जाता है। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाजिया लाई खान और अंबर ज़ैदी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।